हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी PYQ एंड दिस इज सत्यम परमार। आज का अपना सेशन रहेगा हायर एजुकेशन का, जिसमें कि क्वेश्चन जो PYQs हैं पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, जैसे कि UPHSC है, UGC नेट है, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर है। उसमें जो क्वेश्चन हायर एजुकेशन से रिलेटेड आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको हमने बोला है कि 10,000 प्लस क्वेश्चन कराएंगे ज्योग्राफी से संबंधित। साथ ही साथ में जो पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन आपको ये भी कराए जाएंगे PYQs। तो जो 10,000 क्वेश्चन रहेंगे आपके MCQ प्लस PYQs मिक्स रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ये पहला दिया है इसमें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब आया था। ये 1956 में आया था, ये ठीक हो जाएगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ये 1960 में आया था, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 1956 में आया था, ना कि 1960 में। ठीक है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये कब आया था आपका, 1942 में आया था। और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, ये आपका 1969 में आया था। तो इस हिसाब से आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि बी ही गलत दिया है, बाकी के सभी सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का ऐसा गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण है, इसको जाना जाता है किस नाम से। UGC केयर, ई-सॉर्ट्स, या फिर स्वयं प्रभा, या फिर सक्षम। तो जो सक्षम है इसको जाना जाता है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में देख लेते हैं। जो सक्षम है आपका, विश्वविद्यालय आयोग ने महिलाओं में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वास बढ़ाने एवं सुरक्षित वातावरण हेतु इस पोर्टल की शुरुआत की है। किसके लिए की गई है इसकी शुरुआत, जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी किस में हो, उच्च शिक्षा में हो, और साथ ही साथ में उनको जो सुरक्षित वातावरण है वो भी मिले। ये सक्षम में रखा गया है। यह महिला सशक्तिकरण बढ़ाने एवं उनमें जागरूकता पैदा करने का ये गत्यात्मक पोर्टल है। क्या करने का है ये, महिलाओं में सशक्तिकरण बढ़ेगा तथा उनमें जागरूकता पैदा हो। UGC केयर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। UGC केयर जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुसंधान की गुणवत्ता में आ रही गिरावट, जो UGC है उसके द्वारा जो अनुसंधान रिसर्च वगैरह होते हैं उसकी गुणवत्ता में कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है। जो फर्जी लेख हैं उनका प्रकाशन हो रहा है। क्या करते हैं कि लोग जो पहले किसने लोग जो अपने लेख हैं वो डाले हुए हैं, जो आप नेट पे मिल जाएंगे, आपको शोधगंगा साइट पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से क्या है वो कॉपी करके अपना लेख बना करके डाल देते हैं। तो इन सभी की समस्याओं को ध्यान में रख करके UGC केयर शुरू किया गया है, जिससे कि फर्जी लेखों का प्रकाशन ना हो सके। ठीक है, इसके उद्देश्य हैं वो क्या है वो देख लेते हैं। इसके जो उद्देश्य हैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर से दिख जाए। चलिए इतना ठीक है। इसके उद्देश्य रखे गए हैं, भारतीय विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापरक अनुसंधान, अकादमिक अखंडता और प्रकाशन में नैतिकता को बढ़ाना। क्या करना है इसमें, अच्छे से अनुसंधान हो, जो गुणवत्तापूर्वक होता है वो अनुसंधान होना चाहिए, अकादमिक अखंडता में प्रकाशन होना चाहिए और उसकी नैतिकता को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में गुणवत्ता वाले प्रकाशन को बढ़ावा देने के लिए जो उच्च वैश्विक रैंक प्राप्त करने में मदद करेंगे। साथ ही साथ में जो इसमें और भी रखा गया है, शिकारी संदिग्ध उपमानक पत्रिकाओं में प्रकाशन को रोकने के लिए जो प्रतिकूल रूप से प्रतिबिंबित करते हैं और भारतीय शिक्षा की छवि धूमिल करते हैं, उनको भी इनमें नज़र रखा जाएगा। आगे आते हैं ई-सॉर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ई-सॉर्ट्स क्या है। ई-सॉर्ट्स ये है, UGC द्वारा शोध हेतु छात्र छात्राओं की आर्थिक सहायता एवं शोध की गुणवत्ता बढ़ाने के हेतु कई प्रकार की अनुदान राशियाँ प्रदान की जाती हैं। जो ई-सॉर्ट्स में जो मेन रखा गया है वो क्या होता है, ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं जिनमें क्या है पैसे की व्यवस्था नहीं है, उनके पास आर्थिक इनकी इकोनॉमिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ उनमें शोध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई प्रकार की जो अनुदान राशियां हैं मिलती हैं छात्रों को, वो दी जाती हैं। इन अनुदान राशियों को सुविधाजनक रूप देकर एक नया मंच ई-सॉर्ट्स, क्या है ये ई-सॉर्ट्स, एंड इसका जो फुल फॉर्म है ई स्कॉलरशिप फेलोशिप अवार्ड रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है। आगे आते हैं स्वयं प्रभा। स्वयं प्रवाह में क्या है, यह 24 घंटा सातों दिन यानी 24/7 जो चलता है आपका। इस आधार पर देश में सभी जगत के माध्यम में 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने का एक पहल है। क्या है ये, टोटल कितने चैनल मिलेंगे, 32 मिलेंगे। टाइम कब से कब तक है, 24/7 चलेगा। चलिए आगे देखते हैं।
नेक है, नेक की फुल फॉर्म पूछी गई है इसमें NAAC का, तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है, जो कि भारत के उच्च शिक्षा एवं अन्य शिक्षा संस्थानों को आकलन एवं प्रत्यायन मान्यता के कार्य करती है। ये क्या करती है, नेक जो है, जो उच्च शिक्षा होते हैं या फिर अन्य शिक्षा वाले संस्थान होते हैं उनको मान्यता प्रदान करती है, उनका आकलन करती है कि उनको मान्यता दी जाए या नहीं जाए, जो मानक उन्होंने रखे हैं मान्यता के लिए वो पूरा कर रहे हैं वो संस्थान या फिर नहीं कर रहे हैं। ये जो शुरू हुआ था, कब कहाँ पे स्थापित हुआ था इसका, 1994 में बेंगलुरु में ये नेक का स्थापित हुआ था मुख्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्च शिक्षा में क्षेत्रवार नियंत्रित करने के लिए यूजीसी ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बेंगलुरु में 6 केंद्र खोले थे। वे कब खोले थे, तो देखिए इनकी डेट क्या है, अलग अलग है, तो इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। नवंबर 1956 में विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम 1956 के तहत सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित हुआ था ये, जिसका उद्देश्य था संपूर्ण भारत के विश्वविद्यालयों की समन्वय मानक को व्यवस्थित करना। मुख्यतः यूजीसी की 6 शाखाएं हैं। 6 शाखाएं कौन कौन सी हैं, पुणे में हो जाएगी एक, दूसरी हो जाएगी हैदराबाद में, तीसरी हो जाएगी कलकत्ता में, चौथी भोपाल में, गुवाहाटी में एवं बेंगलोर में। ये टोटल कितनी शाखाएं हो गई, 6 शाखाएं हो गई। और यूजीसी का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। ये शाखाएं अलग अलग समय में स्थापित की गई थी, तो जो क्या है उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, सभी शाखाओं की एक डेट दी गई है, बीच में पूछा गया, तो इस हिसाब से कोई भी ऑप्शन उसमें सटीक नहीं बैठ रहा, इसलिए कोई भी ऑप्शन उसका ठीक नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, प्रथम अध्यक्ष पूछा गया तो वो थे आपके शांति स्वरूप भटनागर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कब थे, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1953 से 55 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये नीति आयोग के द्वारा या फिर मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा, NCERT या फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड मंत्रालय के द्वारा। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है वो किया जाता है मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। 29 सितंबर 2015 से नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क को मानव संसाधन एवं मानव विकास मंत्रालय MHRD जिसका के शॉर्ट फॉर्म है, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क भारत में उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपनाई गई एक पद्धति है। किसके द्वारा अपनाई गई है, भारत सरकार के द्वारा ये अपनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ये कब पारित किया गया था आपका, 1954 में, 1956 में, 1955 में या फिर 1958 में। तो ये किया गया था आपका 1956 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में आया था। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण और अनुरक्षण हेतु 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया था ये पूछा जा सकता है, तो ये संसद के अधिनियम द्वारा। ये कैसा है, एक स्वायत्त संगठन है। कैसा है, ये एक स्वायत्त है। पात्र विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के लिए अतिरिक्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों व सुझाव देना भी इसका कार्य होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो ये फिर से वही आगे आपका रिपीट हो गया, 1956 में की गई थी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना 1956 में की गई थी। सांविधिक संस्था ये कैसी है, एक सांविधिक है, मेन है, ये इम्पोर्टेंट है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिक्षा के मापदंडों के समन्वय, निर्धारण, अनुरक्षण हेतु स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। पात्र विश्वविद्यालयों कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के लिए अतिरिक्त आयोग केंद्र और राज्य सरकारों को उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर सुझाव देना भी इसका कार्य होता है। यह बेंगलोर, भोपाल, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे 6 इसके केंद्र है जहाँ पर ये स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर हो गया, दिल्ली में हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया,
तो ये किया गया था आपका 1985 में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की जो स्थापना हुई थी 1985 में हुई थी। एक संसदीय कानून के तहत इसका किया गया था। ये कैसे कानून से बनी थी? संसदीय कानून से। इसका मुख्य कार्यालय जो है दिल्ली में है। यह विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय। कैसा है ये इग्नू? सबसे बड़ा है, मुक्त विश्वविद्यालय है। इसने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, इसके जरिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराकर सफल प्रवेश अनुपात GER बढ़ाने का प्रयास किया है। इसके अंतर्गत भारत एवं अन्य 33 देशों के लगभग 30 लाख विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट जो है आपकी डेट वगैरह है। और ये कैसा है? ओपन यूनिवर्सिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है, अब तो आपको याद हो ही गया होगा, नई दिल्ली में है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका फिर से वही है, कई बार रिपीट हो चुका है, तो अब नहीं पढ़ेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। वह चर जिसका हम औसतांक, माध्य तथा मानक विचलन निकाल सकते हैं वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा नापे जाते हैं? नामित मापनी, क्रमिक मापनी, अंतराल मापनी या फिर आनुपातिक मापनी। तो इसमें क्या है? माध्य निकालना है, तो औसतांक निकालना है, तो ये निकालते हैं अपन अंतराल मापनी के द्वारा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नहीं है? कौन सा नहीं है इसका कार्य? विश्वविद्यालय तथा कॉलेजों को अनुदान का आवंटन करना, विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करना या फिर विश्वविद्यालयों की वार्षिक परीक्षा का पर्यवेक्षण करना। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये यूजीसी के अंदर में नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके कार्य देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निम्न कार्य हैं। पहला है इसका विश्वविद्यालय शिक्षा को प्रोन्नत एवं उसका समन्वय कराना। सेकंड है विश्वविद्यालय तथा कॉलेज महाविद्यालयों को अनुदान का आवंटन करना। विदेशों में भारतीय उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, ये भी यूजीसी के अंडर में ही आता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षण देना, ये भी ठीक है। शिक्षा के न्यूनतम मानकों पर विनियम तैयार करना, ये भी यूजीसी के अंडर आता है। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार लाने के लिए जो उपाय आवश्यक हैं उनके विषय में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों को परामर्श देना, ये किसके अंतर्गत आता है? ये भी यूजीसी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो आप लाइक ज़रूर करें एंड अपने फ्रेंड्स तक को भी शेयर कर दें। किस वर्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? तो कौन सी वर्ष थी वो थी 1956 वर्ष की। एक क्वेश्चन कितने तरीके से घुमाया गया है वो आप देख रहे होंगे कि यही एक क्वेश्चन आपको कितनी बार रिपीट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्व में आया। संसद के एक अधिनियम के द्वारा 1956 में ये वैधानिक निकाय बना। इसकी स्थापना का उद्देश्य विश्वविद्यालय और अन्य संबंधित संगठनों को सलाह से ऐसे समस्त उपाय करना था जो विश्वविद्यालय में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानक निर्धारण करने और उन्हें बनाए रखने के लिए आवश्यक हो। आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका? एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है और 10 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला शैक्षिक संस्थान जिसके पास में सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा हो जाएगा? IIT दिल्ली या फिर IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। जो आपका IIT कानपुर है इसके पास में क्या है? पहला शैक्षिक संस्थान है, सुपर कंप्यूटर है इसके पास में। चलिए देख लेते हैं कितने मेगावाट का क्या क्या है इसमें। वे कंप्यूटर जिनका स्मृति भंडारण 52 मेगाबाइट होता है, अर्थात 52 × 10⁻6 बाइट से अधिक हो तथा जो 500 मेगा फ्लपी की क्षमता से कार्य कर सकते हो, सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। भारत का पहला शैक्षिक संस्थान IIT कानपुर में है जिसके पास सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर है इसके पास में, कानपुर के पास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शिलोंग की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? तो जो शिलोंग की स्थापना की गई थी वो 1985 में, 1995 में, 78 में या फिर 75 में। तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1985 में की गई थी। बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। उत्तर पूर्वी शिक्षा संस्थान शिलोंग की स्थापना 1995 में की गई थी जिनसे 2008 से कार्य करना प्रारंभ किया।
एनसीईआरटी द्वारा 1963 में शिक्षा के क्षेत्र में 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर एनसीईआरटी के घटक इकाइयों के रूप में स्थापित किए गए। शिक्षा के क्षेत्रीय महाविद्यालय जो 1963 में स्थापित किए गए थे, ये कौन से थे? क्षेत्रीय महाविद्यालय 1963 में स्थापित किए गए। बाद में 1995 में इसे क्षेत्रीय संस्थान रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE नाम दिया गया। ये जो संस्थान है इसका विस्तार क्षेत्र उत्तर पूर्व भारत के 8 राज्यों में है। 8 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम व त्रिपुरा। ये हो जाएंगे कौन से? 8 राज्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में मॉडल स्कूल हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की वित्तीय भागीदारी का अनुपात क्या है? तो वित्तीय भागीदारी का इसमें अनुपात पूछा गया है। तो ये 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना में दोनों में अलग अलग रहा था। जो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें 75:25 था, और यहीं जब 12वीं पंचवर्षीय परियोजना आई थी उसमें 50:50 हो गया था। तो इस हिसाब से आपका A एंड D ऑप्शन सही होगा, लेकिन इसमें कोई एक पूछा गया है तो एक तो ठीक नहीं होगा। इस हिसाब से चलिए हम अपनी जो एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या दी गई है, उसको ही देख लेते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केंद्र सरकार 75:25 अनुपात के आधार पर राशि उपलब्ध कराई। इस बंटवारे की तारीख 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में 50:50 के अनुपात में हो गया। विशेष श्रेणी में आने वाले राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 का हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको संपूर्ण जीएस की तैयारी करनी है तो मेरा चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लासेस सत्यम परमार के नाम से देख सकते हैं। वहाँ पे आपको जो भी जीएस है, जीएस के साथ में हिंदी है, वो कवर कराई जा रही है। हिंदी का सेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, बाकी जीएस का सेशन शुरू हो चुका है। तो अभी तक आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है, चाहे सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड्स तक को भी शेयर करें, जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली डाइस किसने विकसित की थी? ये किसने की थी? आपके न्यूपा ने, एनसीईआरटी ने, या फिर SIERT ने, या फिर IASC ने? तो ये की थी आपकी NUEPA ने। ठीक है, न्यूपा ने। शिक्षा के लिए विकसित जिला सूचना प्रणाली डाइस भारत सरकार एवं न्यूपा नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म आप याद रखेंगे क्योंकि फुल फॉर्म पूछी जाती है। ठीक है, न्यूपा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके द्वारा विकसित प्रणाली है ये। इसके द्वारा राज्य के सभी गैर सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सैनिक, नवोदय, केंद्रीय विद्यालयों की शैक्षिक स्थिति एवं सभी सूचनाओं को संकलित करके तैयार करना है। तो इसमें क्या आ जाता है? सभी आ जाते हैं जो आपके, चाहे वो गैर सरकारी हो, प्राथमिक हो, उच्च प्राथमिक हो, सैनिक हो, नवोदय हो, केंद्रीय विद्यालय, कोई भी जो शैक्षिक व्यवस्था है, आपके संस्थान है, उन सभी की स्थिति एवं सूचनाओं को उसमें संकलन किया जाता है। एवं फिर उन सूचनाओं के आधार पर जिला एवं ब्लॉक स्कूल एवं विद्यालयों की शैक्षिक स्थिति का आकलन किया जाता है। जब सबका संकलन कर लेंगे, उनका डेटा इकट्ठा कर लेंगे, डेटा के बाद में उनका जिला के आधार पर, ब्लॉक के आधार पर स्कूलों का आकलन करते हैं। वर्तमान में डाइस के माध्यम से सूचना संकलन का कार्य SSA द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नांकित में से कौन सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है? तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? केंद्रीय गवर्निंग परिषद। A ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेंगे। केंद्रीय गवर्निंग परिषद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सर्वोच्च निकाय है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल रक्षा कर्मियों के बच्चों की शिक्षा की देखभाल करने के लिए किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल के रूप में स्थापित किए गए थे। तो ये किसके लिए किया गया? तो जो मिलिट्री मैंस हैं, जो लेडीज़ हैं, उनके मतलब जिनका फैमिली उनके साथ में रहती है या फिर नहीं रहती है, तो उनके लिए जो मिलिट्री स्कूल बनाए गए हैं, उनके बच्चों के लिए वहाँ पर ये बच्चे स्टडी करेंगे। 1966 में इन स्कूलों का नाम बदलकर मिलिट्री स्कूल कर दिया गया था। साथ ही इसके पुराने आदर्श वाक्य खेल खेलों को भी शील परम भूषणम कर दिया गया था। जो इसका पुराना नाम था खेल खेलों, उसका नाम क्या चेंज कर दिया गया? शीलम परम भूषणम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किस वर्ष में मिलिट्री स्कूलों का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कर दिया गया? तो वो कौन सी ईयर थी आपकी? तो ये थी आपकी 2007 में इनको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का नाम दिया गया था। व्याख्या इसकी देख लेंगे।
मिलिट्री स्कूल को ब्रिटिश काल में स्थापित किया गया था और इन्हें किंग जॉर्ज मिलिट्री स्कूल के रूप में संदर्भित किया गया था। पहले इनका नाम क्या था? किंग जॉर्ज मिलिट्री स्कूल था। 25 जून 2007 को इन स्कूलों को अपना वर्तमान नाम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल मिला। भारत में कुल 5 मिलिट्री स्कूल हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चेल पंजाब में है, सबसे पुराना मिलिट्री स्कूल है, यानी कि सबसे पुराना या फिर पहला भी इसको हम बोल सकते हैं, जो कि कहाँ पे है? पंजाब में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क होता है तब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान होता है? तो लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड, या फिर लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क से 20 गुना, 30 गुना या फिर 10 गुना तक अर्थदंड एवं 1 साल का कारावास। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 10 गुना उनसे इकोनॉमिक या फिर आर्थिक दंड दिया जाता है। चलिए व्याख्या इसकी देख लेंगे। शिक्षा का अधिकार जो RTE 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क का 10 गुना, कैसा है? 10 गुना अर्थदंड का प्रावधान है। संविधान के 84वें, ये कौन सा संशोधन है? 84वें संशोधन के तहत अब शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। कैसा कर दिया गया कि शिक्षा हर व्यक्ति को लेनी चाहिए, उसको मौलिक अधिकार में शिक्षा को घोषित कर दिया गया है। ये आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में नहीं आता है? तो इसका भाग 17 बच्चों दंड से रक्षा करता है। इसका भाग जो 14 है प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। इसका भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है, या फिर इसका भाग है 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो इसका भाग 14 है प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यही पूछा गया था। शिक्षा का अधिकार 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ और इसका जो भाग 17 है बच्चों से दंड से रक्षा करता है और 21 भाग है विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान करता है और 28 शिक्षकों को निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में डाइस है, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, फुल फॉर्म फिर से इम्पोर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन का प्रथम प्रारूप निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी किया गया था? तो ये 1994 में, 1996 में, 1995 या फिर 97 में। तो ये किया गया था 1995 में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत में डाइस का प्रथम प्रारूप वर्ष 1995 में जारी किया गया था। जिला स्तर के पेशेवर को EMIS इकाइयों की स्थापना में सहायता व प्रशिक्षण दिया गया। बाद में सॉफ्टवेयर को 2001 में SSA के आवश्यक के मद्देनज़र फिर से डिजाइन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक अप्रैल 2008 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के लिए योग्य पात्र शैक्षिक खंड है। क्या है इसमें? शैक्षिक खंड जहां ग्रामीण महिला साक्षरता 30% से कम हो, या फिर जहां पर ग्रामीण महिला साक्षरता 40 से कम है, या फिर शैक्षिक खंड जहां पर ग्रामीण महिला साक्षरता 46.13% से कम है, या फिर 36.13% से कम है। तो आपका ये सही हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 46.13% से कम है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की योजना 2004 से प्रारंभ की गई थी। तो कब से शुरू की गई थी? 2004 से की गई थी। इन विद्यालयों की स्थापना शैक्षिक दृष्टि के पिछड़े ब्लॉक जहां पर ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत 46.13% से कम हो तथा लैंगिक अंतर्राष्ट्रीय औसत 21.59%, जनगणना ये 2001 के हिसाब से की गई है, उससे कम हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाला प्रबंधन जो समिति की मासिक बैठक होती है वो कब होती है? ये होती है आपके अमावस्या को। कब होती है? अमावस्या को होती है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये वही है, अमावस्या की काली रात, इसमें बैठक होगी। इसमें प्रत्येक विद्यालय में एक शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। इसकी मासिक बैठक अमावस्या को होती है। इस समिति में प्रधानाध्यापक, अध्यापक, प्रतिनिधि, छात्र एवं अभिभावक आदि को सदस्य बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांतों में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? अधिक उपयुक्त पूछा गया है तो इसमें ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना, ये उसमें था। यह सुनिश्चित करना कि सीखना रटंत प्रणाली से मुक्त हो जाए, ये भी ठीक है, ये भी उसमें रखा गया था। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना एवं कक्षा की गतिविधियों को जोड़ना, तो ये भी ठीक है। अधिक सटीक इसमें पूछा गया है एवं अधिक उपयुक्त, तो इसमें ऐसे तो कोई नहीं बता सकते, सभी वाक्य सही हैं, ये भी ठीक हो जाएगा। तो जो ऑप्शन था इसको यूजीसी ने, जो आयोग ने बाहर कर रखा था। व्याख्या इसकी हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 विद्यालय शिक्षा का राष्ट्रीय दस्तावेज है। इसे प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, वैज्ञानिक, विषय विशेषज्ञ व अध्यापक द्वारा तैयार किया गया है। इसके मार्गदर्शक सिद्धांत जो हैं, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाना चाहिए, पाठ्यचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना रहे तथा कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए। ये इसमें तीनों ही रखे गए, तो या तो उसमें सभी ऑप्शन जो हम टिक करेंगे वो भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन आयोग ने इसको क्या कर दिया था, बाहर किया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोठारी कमीशन किससे संबंधित है? तो जो कोठारी कमीशन है आपका शिक्षा से संबंधित है। ये व्याख्या इसकी देख लेते हैं। कोठारी आयोग का गठन जुलाई 1964 में डॉक्टर डीएस कोठारी की अध्यक्षता में किया गया था। यह शिक्षा से संबंधित था। इस आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जैसे कि पहला उन्होंने दिया था, शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज सेवा और कार्य अनुभव, जिसमें हाथ से काम करने तथा उत्पादन अनुभव शामिल हो, यानी कि उसमें हाथ से भी कार्य किए जाएं। और जो जैसे कि अभी जो एनईपी 2020 लागू की गई है उसमें भी इसी को रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायिक बनाने पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि, कृषि अनुसंधान तथा इससे संबंधित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता दी जाए। ये किस में रखी थी? जो कोठारी कमीशन आया था 1964 में, संबंधित किससे था? ये शिक्षा से था। ठीक है, ये इसके मेन पॉइंट थे जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका आज का सेशन। आज का सेशन यहीं तक रहेगा। कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक कर लें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।